नमस्कार, आप सभी का स्वागत खेत खलिहान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। खेत खलिहान में लगातार आपको नई नई जानकारी देते हैं कृषि संबंधित, और आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज खेत खलिहान में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं किस तरीके से हमारी फसलों में कीटनाशक या किसी भी रसायन का जब हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह की देखभाल की आवश्यकता है, और जब आप भी किसी भी कीटनाशक या रसायन का उपयोग करें, किस तरीके से देखभाल आवश्यक हो जाती है। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस समय खेतों में सब्जियों की फसल लगी हुई है। वैसे तो सब्जियों में कई तरह के कीटों के हमले की आशंका रहती है, लेकिन बरसात के मौसम में सब्जियों में कीटों के हमले की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में किसान समेकित कीट प्रबंधन करके सब्जियों की फसल को नुकसान से काफी हद तक बचा सकते हैं। गोभी वर्गीय सब्जियों की बात करें तो इनमें चेपा का प्रकोप अधिक रहता है। अगर इनके द्वारा नुकसान की पहचान कर ली जाए तो इनके नियंत्रण में आसानी हो जाती है। बचाव के लिए किसान खेत की गहरी जुताई करें ताकि कीट और रोग के जीवाणु पक्षियों द्वारा खा लिए जाएं या तेज धूप में नष्ट हो जाएं। पौध को रोपने से पहले जड़ का दवा से उपचार करें। फसल की बढ़वार की अवस्था में नीम के अर्क के 5% घोल का 2-3 बार छिड़काव करने पर कीटों के प्रकोप में कमी आ जाती है। छिड़काव दोपहर बाद करें। मित्र कीटों जैसे लेडी बर्ड, बीटल व सिरफिड आदि की बढ़ोतरी के लिए मुख्य फसल के चारों तरफ और बीच बीच में बरसीम, सूरजमुखी या टमाटर उगाएं। एक ही कीटनाशक का उपयोग बार बार न करें। वहीं टमाटर में समेकित कीट प्रबंधन के लिए पत्ती मोड़क प्रतिरोधक किस्म उगाएं और बीमारी से ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। टमाटर की रोपाई के दौरान 10-15 कतार के बाद गेंदे के पौधों की एक कतार की रोपाई करें। ऐसा करने से हेलिकोबर्पा का नियंत्रण होता है। कीटनाशकों के छिड़काव से पहले स्वस्थ और पके फलों को तोड़ लें व क्षतिग्रस्त फलों को नष्ट कर दें। कीटनाशकों का उपयोग कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा होता है। ये मक्खी करेला, लौकी, तोरई, कद्दू, खरबूजा, टिंडा और खीरा आदि फसलों को हानि पहुंचाती है। बचाव के लिए कीट रोधी किस्मों का चयन करें। अखिल भारतीय पेस्टिसाइड परियोजना में यह हमारी जो प्रयोगशाला है, यह पिछले 35 साल से ऊपर से कार्यरत है। यहाँ पर जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन ये प्रयोगशाला है, और इसमें कृषि मंत्रालय की एक बहुत ही जिसको बोलेंगे महत्वपूर्ण परियोजना, जिसमें कि पूरे जो देश में किन खाद्य पदार्थों में कितना कीटनाशकों का अवशेष है, वो सारी जांच हमारी इस प्रयोगशाला में होती है। इस प्रयोगशाला में जब भी कोई किसान, क्योंकि जैसे कि सब किसान भाई जानते हैं कि खेत में बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं, बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे खरपतवार होते हैं जो हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसके कारण लगभग 30% फसलों का नुकसान होता है। और जैसे कि सभी को मालूम है कि भारत की आबादी बढ़ती जा रही है, और बढ़ती आबादी के चलते हमको सबको खाना भी पूरा करवाना है और सबको अच्छा खाना भी पहुंचाना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो नुकसान हो रहा है हमारी इन फसलों द्वारा, इनको रोका जाए। इसके लिए जो पीड़कनाशक हैं, जो कीटनाशक हैं, उनका कैसे सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, ये प्रयोगशाला पिछले 35 साल से इसी कार्य में कार्यरत है। और हमने ऐसी बहुत सारी अच्छी कृषि पद्धतियाँ बनाई हैं जो कि किसानों को खेत में कैसे इन कीटनाशकों का उचित उपयोग करना है, जिसके कारण ना हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचे, ना हमारे हमारी फसल जो हमें मिल रही है वो भी एकदम सुरक्षित रहे, उपभोक्ता सुरक्षा रहे, हमारे किसान भाई सुरक्षित रहें। यही हमारे इस पूरी परियोजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसके लिए हम सबसे पहले जो अपने किसान भाई हैं, उनके जब भी कोई फसल उगती है उसके लिए जाकर किस समय पर कौन सा कीटनाशक का उपयोग, किस मात्रा में और किस फसल के चरण पर उसको हमको उपयोग करना है, और जो उपयोग करने के बाद
वो कितने हमें अंतराल का समय रखना है, जिसके बाद ही हमें फसल की कटाई करनी है, जिससे कि जो हमारे कीटनाशक के अवशेष हैं वो हमारी फसल में ना आए। तो इसके लिए हम जितनी भी अच्छी कृषि पद्धतियां हैं वो हम विकसित करते हैं और किसान भाइयों में इसका हम प्रसार करते हैं। इसके अलावा हमारे एक बहुत दूसरी परियोजना जो कृषि मंत्रालय की है, उसमें सबसे बड़ा ये देखा जाता है कि जो जितनी भी ये खाद्य पदार्थ हमारे मिलते हैं बाज़ार में, क्या इनके अंदर कोई भी अवशेष बचे हैं। तो इसके लिए पूरे देश में हमारी 30 ऐसी प्रयोगशालाएं हैं जो कि NABL एक्रीडेटेड हैं, जो कि NABL एक ऐसी संस्था है जो बताती है कि कोई प्रयोगशाला यह टेस्टिंग करने के लिए मान्य है या नहीं। तो हमारी सारी प्रयोगशालाएं जो 30 प्रयोगशालाएं हैं पूरे देश में, वो सारी की सारी प्रयोगशालाएं बाज़ार से, किसानों के खेतों से ये सारे के सारे नमूने उठाती हैं खाद्य पदार्थों के, और उनमें ये जांच की जाती है कि क्या इनमें कोई कीटनाशक के अवशेष हैं। और उन अवशेषों को देखा, जो राज्य कृषि मंत्रालय द्वारा हम जितने भी परिणाम निकलते हैं उनको राज्य कृषि मंत्रालय को देते हैं, और वो हमारे किसानों में कि क्या किसान उचित और विवेकपूर्ण उपयोग कीटनाशकों का कर रहे हैं या नहीं, या उन्हें कैसे ये करना चाहिए, वो इन सब की किसानों को आगे शिक्षा देते हैं। तो यही हमारी परियोजना का सबसे बड़ा मकसद है कि जो भी कीटनाशकों का उपयोग हो वो सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग हो। और इसके लिए हमारा, आपको मैं बता दूं कि ये, क्योंकि कीटनाशक जो होते हैं खाद्य पदार्थों में, इनकी जो मात्रा होती है वो बहुत ही, जिसको कि हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, जिसमें कि 10 लाख में कोई एक आदमी को जैसे ढूंढना हो, तो इसी प्रकार हमें जब अपने किसी नमूने में कीटनाशक की जांच करनी होती है तो हमें उस स्तर पर जाकर उसकी जांच करनी होती है, क्योंकि ये जो अवशेष हैं ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, और जो जितने भी इनके जो आधारित सीमाएं हैं देश में विदेश में इन कीटनाशकों की, वो भी हमको पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम बोलते हैं, उस स्तर पर जाकर हमको उसकी जांच करनी पड़ती है। तो ये देखा गया है कि हमारे पिछले 10 साल से ये लगातार हम नमूने बाज़ार से ले रहे हैं, और देखा गया है कि केवल 2 से 3% ऐसे नमूने हैं खाद्य पदार्थों के जिनमें इस स्तर से, जो कि अधिकतम स्तर से ऊपर कीटनाशक पाए गए हैं। और ऐसा ही जो जांच है वो दूसरे देशों में भी होती है, और वहाँ भी यही देखा गया है कि उनके भी जो परिणाम हैं वो इसी तरह से आते हैं। इसलिए हमारे देश में ऐसा नहीं है कि किसान कोई बहुत अधिकतम मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब सुरक्षित हैं। सभी जितना भी हम खाद्य पदार्थ ले रहे हैं उसका जो हम सेवन कर रहे हैं वो उपभोक्ता सुरक्षा की तरफ के हिसाब से भी और बाकी हमारे सबके हिसाब से सुरक्षित है। बस किसानों भाइयों को मैं यही कहूँगी कि क्योंकि कीटनाशक ये होते हैं बहुत ही, जिसको मैं बोलूँगी कि थोड़े जहरीले तो होते ही हैं, क्योंकि इनका काम ही है कीड़ों को मारना। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप इसका छिड़काव करें अपने खेत में तो ये ध्यान ज़रूर रखें कि आप सारे जो सुरक्षा के जितने भी, इसमें एक संस्था है कृषि मंत्रालय की, जो कि जिसको बोला जाता है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी, केंद्रीय जो बोर्ड है एक और पंजीकरण समिति है, इसका जो जितना भी कोई कीटनाशक कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, इसकी सारी जानकारी वो ये संस्था आपके कीटनाशक के ऊपर लिख कर देती है। और जब आप इसको पढ़ते हैं तो उसके अनुसार ही किसानों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और इस्तेमाल करते टाइम जितना भी आपको ग्लव्स पहनने बहुत ज़रूरी हैं, आपको मुंह पे मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस टाइम पर आपको किसी जल स्रोत के आसपास इसका छिड़काव नहीं करना।
और जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको जहाँ पर कीड़े हैं, जहाँ पर आपकी फसल को नुकसान पहुँच रहा है, उसी में आपको इसका इस्तेमाल करना है। और ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कोई बच्चे, छोटे बच्चे उस टाइम आसपास ना हो, और कहीं पर भी ज़्यादा हवा में इसका जो मात्रा है वो ना जाए, मिट्टी में इसकी मात्रा ना जाए। इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया, जितनी भी प्रयोगशालाएं हैं जो कि कीटनाशकों की जांच करती हैं, इस बात पर अब भारत सरकार का बहुत ज़ोर है कि वो सारी की सारी NABL जो कि एक संस्था है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत, वो एक जितनी भी प्रयोगशालाएं हैं उन्हें मान्यता प्रदान करती है कि क्या वो प्रयोगशाला किसी भी नमूने की जांच के लिए क्या वो उसकी वो उतना वो रखती है। तो इसके लिए हम आपको दिखाएंगे कि हमारी प्रयोगशाला जो कि NABL द्वारा मान्यता प्राप्त है 2008 से, तो इसमें जब कोई नमूना लाया जाता है हमारी प्रयोगशाला में, तो उसको बहुत ही पहले तो उसको हम प्रोसेस करते हैं, और उस प्रोसेसिंग के बाद उसको हम जांच करते हैं, जो कि बड़ी बड़ी मशीनों पर जांच होती है, जिसमें कि अगर उसमें बहुत ही कम मात्रा में अवशेष हैं, जिसको कि पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन जिसको कि बोला जाता है, तो उस स्तर पर जाकर ये मशीनें उसकी जांच करती हैं कीटनाशक की। और इसके लिए हम आपको एक इसका वो दिखाते हैं कि ये हमारी प्रयोगशाला में कैसे किया जाता है। और फिलहाल खेत खलिहान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे कैसे कीटनाशक और रसायन जो हैं ये प्रभाव डालते हैं हमारी फसल पर, और उनकी जांच कैसे की जा सकती है। आप फिलहाल बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत खेत खलिहान में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना जो कीटनाशक या रसायन जिनका हम फसलों पर इस्तेमाल करते हैं, कैसे उनका उपयोग हम कर सकते हैं सुरक्षित रूप से। लेकिन आप जानते हैं इनकी जांच कराना भी उतना ही ज़रूरी है। जी हाँ, यानी इनका असर, जो प्रभाव है वो फसलों पर कैसा रह सकता है। लगातार जो कृषि विशेषज्ञ हैं इस बारे में जानकारी हमें देते रहते हैं, हमारे किसानों को भी, जिससे वो जान सकें, सजग हो सकें, जागरूक हो सकें। आइए इस बारे में लेते हैं और ज़्यादा जानकारी। आज हमारी प्रयोगशाला में बहुत सी सब्जियों के, ये 9 सब्जियों के नमूने आए हैं, जिसमें से कि आप देख सकते हैं जिनको कि हमने पीस के ले लिया है, जिसको कि हम आगे प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। जिसमें कि गाजर है, ये लौकी है पिसी हुई, ये फलियां हैं, और इसी तरह से भिंडी है, हमारी गोभी है, फूल गोभी है, तोरई है और हमारा बैंगन है।
तो ये सारी की सारी सब्जियों को आज हम अपने प्रयोगशाला में ले आए हैं और अब आप देखेंगे कि कैसे इनमें से हम कीटनाशकों को निकालते हैं उनका विश्लेषण करने के लिए। जो ये पिसी हुई सब्जियां हैं इसको हम लेते हैं अपने विश्लेषण के लिए। इसको हम अपने वेइंग बैलेंस में लेके जाएंगे और इसको 15 ग्राम हम तोलेंगे। और ये जो हमारा 15 ग्राम का नमूना है, ये हमारा जो 2 किलो सब्जी हम लाए थे उसमें से अब इस 15 ग्राम, क्योंकि पिसा हुआ नमूना है तो जितने भी कीटनाशक उस 2 किलो सब्जी में थे वो सारे के सारे हमारे इस पिसे हुए 15 ग्राम नमूने में आ गए हैं। अगले चरण में हम इस नमूने को लेकर निष्कर्षण के लिए हमको एक सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है और यहाँ पर हमारा एक सॉल्वेंट है एसीटोनाइट्राइल, जिसका हम उपयोग करेंगे अपने इस नमूने में से कीटनाशकों के निष्कर्षण के लिए। तो आप देख रहे हैं कि एक नियमित मात्रा में हम इस सॉल्वेंट को लेंगे अपने नमूने में और फिर एक ऐसी प्रक्रिया करेंगे जिससे कि ये सारा का सारा कीटनाशक हमारे इस सॉल्वेंट में आ जाएगा। अगर आप देखें तो इस तरह से हमारा सारा का सारा जो कीटनाशक है वो ऊपर के इस सॉल्वेंट में आ चुका है और जो नीचे अब सब्जी का शेष बचा है अवशेष, उसमें कोई भी कीटनाशक नहीं होगा। सारा का सारा कीटनाशक इस सॉल्वेंट में उसका निष्कर्षण हो गया है। अब इसको हम एक और प्रक्रिया आगे, क्योंकि जो हमारा सब्जी का नमूना होता है उसमें बहुत सी तरह के दूसरे पदार्थ भी होते हैं जो इस सॉल्वेंट में निष्कर्षित हो जाते हैं हमारे कीटनाशकों के साथ साथ। तो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा ये निकला है इसको हम एक प्रक्रिया बोलते हैं जिसको कि हम बोलते हैं साफ करना, जिसको हम अपनी भाषा में प्रयोगशाला की भाषा में क्लीनअप प्रक्रिया बोलते हैं। ये क्लीनअप के लिए एक तरह का जिसको बोलेंगे कि कोई रासायनिक पदार्थ हैं जिनका कि इस्तेमाल करके इस सॉल्वेंट को क्लीन किया जाता है। तो जो अब हमें ऊपर मिल रहा है, ये जो निष्कर्षित हमारा एक्सट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, इसमें अब हमारे सारे के सारे कीटनाशक होंगे और जो दूसरे पदार्थ हैं जो कि हमारे विश्लेषण में हमको दिक्कत दे सकते हैं वो सारे के सारे हमारे नीचे इस रासायनिक पदार्थ में आ जाएंगे। तो अब जो आप ऊपर का भाग देख रहे हैं, इस भाग में हमारा पूरा का पूरा कीटनाशक का एक सॉल्यूशन है, जिसमें कि अगर हमारा कीटनाशक उस सब्जी में पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन लेवल पर भी रहा होगा, वो सारा का सारा इस सॉल्वेंट में आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पूरे के पूरे निष्कर्षित सॉल्वेंट में से हमने इस मशीन के द्वारा सारा का सारा जो सॉल्वेंट था वो उड़ा दिया है और अब जो बचा है वो सिर्फ हमारा कीटनाशक का अवशेष बचा है, जिसकी कि हम जांच करेंगे जाकर अपनी मशीनों के ऊपर। अब आखिरी में हमारा जो नमूना है, सबसे महत्वपूर्ण जिसको बोलेंगे प्रक्रिया, जो कि मशीन पे चला गया है। और ये ऐसी मशीनें हैं जिनमें कि आप अगर देखेंगे कि कौन सा कीटनाशक कितनी मात्रा में है, वो सारा का सारा जब ये मशीन पर चलेगा इसका हमको परिणाम मशीन के ऊपर मिलेगा, दिखेगा और हमें पता चल जाएगा कि जो हम बाज़ार से इस सब्जी को लाए थे इसमें कितने कीटनाशक हमारे मौजूद हैं, कितनी मात्रा में मौजूद हैं। और हो सकता है कि हमारी एक एक फल सब्जी में एक से ज़्यादा कीटनाशक मौजूद हो। तो जो भी परिणाम होगा वो दूध का दूध, पानी की पानी की तरह हमारी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा और हमें हर सब्जी के अंदर का पूरा पता चल जाएगा कि किसमें किसान ने क्या छिड़काव किया था और उसके अब कितने अवशेष हमारे इस नमूने में बचे हैं। तो ये
किसान भाइयों को मैं विशेष रूप से ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति है, ये एक ऐसी संस्था है जिसका कि किसानों के लिए मैं मानती हूँ, क्योंकि ये कृषि मंत्रालय द्वारा इस संस्था को दिया गया है, ये उद्देश्य दिया गया है कि ये संस्था किसानों के लिए सभी दिशा निर्देश जारी करेगी। तो ये सारे के सारे दिशा निर्देश हर कीटनाशक की जो बॉटल है उसके ऊपर भी लिखे रहते हैं, या जिस भी तरह से किसानों को ये कीटनाशक पहुंचाए जाते हैं, तो ये सारे के सारे उन दिशा निर्देशों के बिना नहीं आ सकते। उसमें यह भी लिखा रहता है कि यह कीटनाशक कितना जहरीला है, यह भी उसमें जानकारी रहती है कि ये जो कीटनाशक है इसको किस तरह के कीड़ों के लिए या किस तरह के रोग के लिए या किस तरह के खरपतवार के नियंत्रण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा यह भी जानकारी रहती है कि कितनी मात्रा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसी भी जहर और दवाई के बीच में फ़र्क होता है एक मात्रा का, और किसान भाइयों के लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक दवाई का मात्रा, जितनी मात्रा उसके लिए अनुमोदित है उससे ज़्यादा का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वह दवाई आपके लिए एक जहर का काम भी कर सकती है। सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पर्यावरण के लिए, आपके जो जितने भी आपके लाभकारी कीड़े हैं, जो केंचुए हैं, जो मधुमक्खी है, जो मछलियाँ हैं, तो ये सारी जब एक अधिक मात्रा से ज़्यादा में इस्तेमाल होती हैं दवाइयाँ, तो ये सारी की सारी हमारे पर्यावरण पे दुष्प्रभाव डालती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो दिशा निर्देश हैं कि कितनी मात्रा में इस दवाई को इस्तेमाल करना है, किस फसल के चरण पे, क्योंकि अगर आपने इस दवाई का इस्तेमाल जल्दी कर दिया तो हो सकता है कि कीड़े बाद में आएंगे और उस टाइम पर आपका दवाई का असर ख़त्म हो जाएगा। और जिस समय, क्योंकि CIB-RC द्वारा जो निर्देश जारी होते हैं उसमें यह अच्छे से लिखा होता है कि कीड़े आने की संभावना सबसे ज़्यादा कब है, और उसी समय पर अगर आप उस दवाई का छिड़काव करेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। उसके अलावा आपको अगर एक दवाई का 2 बार छिड़काव करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों छिड़कावों के बीच में कितने दिनों का अंतर होना चाहिए। तो यह सब भी जो जानकारी है ये भी उस लेबल पर लिखी होती है। उसके बाद आपने छिड़काव कर दिया और उस छिड़काव, जो आखिरी छिड़काव है, उससे लेकर आपको जिस दिन तक आपको उस फसल की कटाई करनी है तब में कितने दिनों को आपको छोड़ना है उस फसल को, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो फसल है, खासकर मैं बोलूँगी कि सब्जियों के उसमें देखा ज़्यादा गया है कि क्योंकि सब्जियों की कटाई हर तीसरे चौथे दिन होती है, तो वो किसान जो है कि जो आखिरी छिड़काव के बाद से लेकर जो कटाई तक का टाइम है, जितना उस पे लिखा गया है निर्देश के अनुसार, उसका पालन नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे फल सब्जियां हैं या जो भी दूसरे खाद्य पदार्थ हैं, उसमें जो कीटनाशक की मात्रा है वो बहुत अधिक हो जाती है। जितना आपको मुनाफा उसका मिलना चाहिए वो कभी कभी नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर दिशा निर्देश का जब हम पालन करते हैं, और यह भी ज़रूरी है कि कौन सा कीटनाशक किस पे, क्योंकि अगर आपका कोई कीड़ा एक फसल पे आ रहा है और आपने एक कीटनाशक का उपयोग किया, लेकिन वही कीड़ा कभी कभी ऐसा देखा गया है कि दूसरी फसल जिस पर कि वो अनुमोदित नहीं है इस्तेमाल के लिए, उस पर आप कर देंगे तो उस फसल पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है, कोई नुकसान भी हो सकता है। तो मेरी इस मामले में विनती है कि जो भी किसान भाई हमारा जब भी इसको इस्तेमाल करें, ये ज़रूर ध्यान रखें कि कौन सी दवाई का इस्तेमाल किस खरपतवार या किस रोग या किस कीड़े के नियंत्रण के लिए इस्तेमाल करना है। इसमें हर तरह के खाद्य पदार्थ लिए गए हैं, जिसमें कि फल सब्जियां जैसे मैंने बताया वो तो हैं ही हैं, मसाले से लेकर हमारा जो है
मछली की भी जांच होती है, क्योंकि मछली भी बहुत प्रदेशों में खाई जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी दूध है उसकी जांच भी होती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई कीटनाशक एक जिसको कि हम बोलते हैं कि एक से दूसरे तक जाकर ये दूध में भी पाए गए हैं। जब बहुत पहले ऐसी कुछ रिपोर्ट आई थी कि जो कीटनाशकों के अवशेष दूध में भी पाए गए हैं, तो उसके चलते ये सारी की सारी खाद्य पदार्थों की जांच की जाती है, जिससे कि हमारी उपभोक्ता सुरक्षा, किसानों की सुरक्षा, सभी का अच्छे से इसमें ध्यान रखा जाए। मेरा सभी से यही अनुरोध है, सभी किसान भाइयों से, कि सभी बातों का बहुत ध्यान से पालन करें, बहुत सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग को अपनाएं, जिससे कि हम एक हरे भरे फसल ला सकें और अच्छे से इसका हम आगे उपयोग भी कर सकें। तो देखा आपने, कृषि विशेषज्ञ लगातार किसानों को यही सलाह देते हैं कि जब भी आप किसी भी रसायन या कीटनाशक का इस्तेमाल करें फसल पर, तो संतुलित मात्रा में ही करें। इससे ना सिर्फ जो आपकी लागत है वो कम हो जाएगी, बल्कि जो मृदा की उर्वरकता है उसमें भी इजाफा हो सकता है। ज़रूरी यही कि आप भी इन तमाम बातों का ख्याल रखें। फिलहाल खेत खलियान में वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।